जून 2025 में मध्य पूर्व में एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चला यह संघर्ष दशकों की दुश्मनी का चरम था। यह टकराव अचानक शुरू हुआ, लेकिन इसकी जड़ें गहरे अविश्वास, वैचारिक मतभेदों और क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई में थीं। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना, जबकि ईरान इजराइल को अवैध राष्ट्र और अमेरिकी प्रभाव का प्रतीक समझता रहा। पहले ये दुश्मनी प्रॉक्सी युद्धों तक सीमित थी, लेकिन इस बार दोनों देश सीधे आमने सामने आ गए। इस युद्ध ने न सिर्फ इन दोनों देशों के रिश्तों को नया मोड़ दिया, बल्कि पूरी दुनिया को मध्य पूर्व की अस्थिरता का एहसास कराया। आगे हम जानेंगे कि यह युद्ध कैसे शुरू हुआ, इसके मुख्य मोड़ क्या थे और इसका क्षेत्रीय व वैश्विक असर क्या रहा। 13 जून 2025, एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये वो दिन था जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया और एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इजराइल ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अचानक हवाई हमले किए। यह एक साहसिक और अप्रत्याशित कदम था जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्तब्ध कर दिया। हमले सटीक थे और उनका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर रूप से बाधित करना था। इजराइल ने इस कार्रवाई को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। उनका तर्क था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इजराइल को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इजराइल का दावा था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और उनके पास इसे साबित करने के लिए ठोस खुफिया जानकारी है। उनका कहना था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए राजनयिक प्रयास विफल हो गए हैं और सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प बचा है और उसे रोकना जरूरी था। इजरायली सरकार ने इस हमले को आत्मरक्षा का मामला बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उनके कार्यों को समझने और समर्थन करने का आग्रह किया। जवाब में ईरान ने कुछ ही घंटों में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। यह एक त्वरित और शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी जो इजराइल को एक स्पष्ट संदेश भेजती थी कि इस हमले को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि आयरन डोम ने कई मिसाइलें रोक लीं, जो इजराइल का रक्षा कवच है और जिसने पहले भी कई हमलों को विफल किया है। फिर भी कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंची, जिससे इजराइल में जान माल का नुकसान हुआ और दहशत फैल गई। इसके बाद दोनों देशों के बीच हमलों का सिलसिला तेज हो गया। एक के बाद एक हमले, जवाबी हमले और प्रतिशोध की भावना ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर और हमले किए, ईरान की सैन्य क्षमता को कम करने और उसे और मिसाइलें दागने से रोकने के लिए, जबकि ईरान ने अपने प्रॉक्सी गुटों को भी सक्रिय कर दिया। इस संघर्ष में कई अन्य देशों और संगठनों को शामिल किया गया, जिससे यह और भी जटिल हो गया। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जिससे इजराइल के नागरिकों की जान खतरे में पड़ गई, जिससे युद्ध कई मोर्चों पर फैल गया। यह सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया था। अमेरिका ने भी हस्तक्षेप करते हुए इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई। ईरान के कुछ ठिकानों पर हवाई हमले किए, अपने सहयोगियों की रक्षा करने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए, जिससे यह संघर्ष वैश्विक संकट बन गया। दुनिया भर के देश इस स्थिति को लेकर चिंतित थे और शांति की अपील कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र को और भी अस्थिर और खतरनाक बना दिया। मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की उम्मीदें धूमिल हो गईं और दुनिया एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही थी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। खामेनेई ने अपने भाषण में कहा, ईरानी राष्ट्र किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, हम मजबूती से खड़े हैं। यह भाषण ईरान के लिए एकजुटता और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, जिससे जनता का मनोबल बढ़ा। खामेनेई ने चेतावनी दी कि अमेरिकी हस्तक्षेप के गंभीर परिणाम होंगे और ईरान हर हमले का जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस भाषण ने संदेश दिया कि ईरान केवल सम्मान और समानता के आधार पर ही बातचीत करेगा। इस रुख ने कूटनीतिक प्रयासों को और जटिल बना दिया, क्योंकि अब दोनों पक्षों को अपनी शर्तों पर समाधान चाहिए था। 12 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद मिस्र और कतर की मध्यस्थता और अमेरिकी दबाव से युद्ध विराम की घोषणा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसे द 12 डे वॉर के अंत के रूप में पेश किया और इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताया। ट्रंप ने कहा, इजराइल और ईरान पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं।
यह खबर दोनों देशों के आम नागरिकों के लिए राहत लेकर आई, हालांकि कट्टरपंथी तत्व इससे असंतुष्ट रहे। इजराइल में कुछ लोगों को लगा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट किए बिना युद्ध रोकना गलती थी। वहीं ईरान में भी कुछ लोग और कड़ी प्रतिक्रिया चाहते थे। युद्ध विराम ने तत्काल रक्तपात तो रोका, लेकिन दोनों देशों की असली समस्याएं जस की तस रहीं। यह समझौता स्थायी शांति नहीं, बल्कि एक अस्थायी ठहराव था। युद्ध विराम के बाद दोनों देशों ने अपनी अपनी जीत का दावा करना शुरू कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने अपनी संप्रभुता की रक्षा की और इजराइल का डटकर मुकाबला किया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि उनके हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया और इजराइल की सुरक्षा को मजबूत किया। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों और सहयोगियों को यह दिखाने की कोशिश की कि वे विजयी हैं। वास्तव में दोनों के पास अपनी जीत का दावा करने के कुछ आधार थे। ईरान ने झुके बिना युद्ध विराम हासिल किया। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया। यह स्थिति आधुनिक युद्धों की आम विशेषता है। स्पष्ट विजेता हारने वाला तय करना मुश्किल। दोनों सरकारें इस संघर्ष से राजनीतिक रूप से मजबूत होकर उभरी, कम से कम अपनी जनता की नजर में। सार्वजनिक दावों के उलट पर्दे के पीछे की कहानी अक्सर कुछ और ही होती है। खुफिया एजेंसियां दिन रात काम करती हैं, जानकारी जुटाती हैं और उसका विश्लेषण करती है ताकि नीति निर्माताओं को सही फैसले लेने में मदद मिल सके। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों ने बताया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, वास्तविकता उससे कहीं अलग है। इन रिपोर्ट्स में जमीनी हकीकत को बारीकी से पेश किया गया था कि इजराइल और अमेरिका के संभावित हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को केवल कुछ महीनों के लिए ही रोका। यह एक अल्पकालिक समाधान था जो दीर्घकालिक रणनीति का विकल्प नहीं बन सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की क्षमताएं काफी हद तक बरकरार थीं, बुनियादी ढांचा अभी भी मौजूद था और वैज्ञानिक ज्ञान सुरक्षित था, और वे जल्द ही फिर से काम शुरू कर सकते थे। इसका मतलब था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक गंभीर खतरा बना हुआ था, जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। इसी दौरान यह भी सामने आया कि राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा था कि ट्रंप ने इजराइल की उस योजना को वीटो कर दिया जो एक बेहद विवादास्पद कदम था, जिसमें खामेनेई की हत्या का प्रस्ताव था। इस योजना का उद्देश्य ईरान के सर्वोच्च नेता को हटाकर देश को अस्थिर करना था। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा, जब तक ईरानियों ने किसी अमेरिकी को नहीं मारा, हम राजनीतिक नेतृत्व के पीछे नहीं जाएंगे। यह एक स्पष्ट संकेत था कि अमेरिका सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रहा था। ट्रंप का यह फैसला संघर्ष को पूर्ण विनाश में बदलने से रोकने वाला साबित हुआ। एक ऐसा फैसला जिसने अनगिनत जिंदगियों को बचाया और क्षेत्र को और अधिक अराजकता में डूबने से बचाया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि युद्ध के मैदान और सार्वजनिक बयानों के पीछे अक्सर एक जटिल, छुपी हुई कहानी होती है। कूटनीति, खुफिया जानकारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक नाजुक संतुलन होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई बार सबसे आक्रामक नेता भी अप्रत्याशित परिणामों के डर से पीछे हट सकते हैं। युद्ध की धमकी अक्सर एक ब्लफ होती है और असली लड़ाई पर्दे के पीछे लड़ी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, इस संघर्ष का भविष्य क्या होगा? इसके परिणाम क्या होंगे? क्या हम एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं, या यह सिर्फ एक और अध्याय है मध्य पूर्व के इतिहास में? क्या यह युद्ध विराम स्थायी शांति की ओर ले जाएगा, एक ऐसी शांति जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिरता और समृद्धि लाए? क्या यह क्षेत्र में एक नए राजनीतिक परिदृश्य की नींव रखेगा, या यह सिर्फ एक अस्थायी ठहराव है, एक क्षणिक विराम जो केवल अगले संघर्ष की तैयारी के लिए है? क्या यह शांति की झूठी उम्मीद है जो जल्द ही निराशा में बदल जाएगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि इस युद्ध ने, चाहे इसका अंतिम परिणाम कुछ भी हो, क्षेत्र के भू राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं, शक्ति संतुलन को हिला दिया है और नए गठबंधनों को जन्म दिया है। और दोनों देशों को सीधा टकराव कितना विनाशकारी हो सकता है, यह दिखा दिया। इसने दिखाया है कि युद्ध की मानवीय लागत कितनी अधिक होती है और इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। शायद भविष्य में दोनों देश सीधे युद्ध से बचेंगे, यह महसूस करते हुए कि इसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं और प्रॉक्सी लड़ाइयों या गुप्त अभियानों तक सीमित रहेंगे। लेकिन क्या यह वास्तव में संघर्ष को कम करेगा या सिर्फ इसे पर्दे के पीछे धकेल देगा? लेकिन अविश्वास और हथियारों की होड़ अब और तेज हो गई है। दोनों पक्ष अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बेताब हैं। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिससे क्षेत्र में और उससे आगे भी चिंता बढ़ रही है। इजराइल अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए
कि वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। आम लोगों के लिए यह युद्ध और तनाव, अनिश्चितता और भय का एक निरंतर स्रोत है। निरंतर भय और असुरक्षा का कारण बना रहेगा। वे शांति और स्थिरता की उम्मीद में जी रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि यह उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक यही है कि सैन्य समाधान हमेशा संभव नहीं होते और अक्सर वे स्थिति को और खराब कर देते हैं। मध्य पूर्व में शांति केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि आपसी समझ, सहानुभूति और सहयोग से ही आ सकती है, बल्कि कूटनीति और आपसी सम्मान से ही संभव है। इसके लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की चिंताओं को सुनने और संबोधित करने के लिए तैयार रहना होगा। जब तक दोनों देश संवाद और समझौते की राह नहीं अपनाते, तब तक इस क्षेत्र में स्थायी शांति की कोई उम्मीद नहीं है। तब तक यह क्षेत्र अस्थिरता की आग में झुलसता रहेगा, और इस आग का प्रभाव न केवल इस क्षेत्र तक सीमित रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।